देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के 9 सीटों पर आने वाले रुझानों को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। बताएंगे किस तरीके के ट्रेंड समझ में आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन को लेकर किस तरीके की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, फटाफट चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। और यहाँ तक की इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बड़े बड़े नेताओं को, सुरमाओं को मैदान में उतार दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपनी पूरी पार्टी लेकर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है दोस्तों। बताएंगे किसने ये बड़ा दावा किया है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलने वाली है दिशा और दशा। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के रुझान से ही तय होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, और क्या 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य में वापसी करने वाली है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार फिर से लोकसभा के नतीजे रिपीट किए जाएंगे और 9/9 रहने वाला है इंडिया गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट, और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश में होगा परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज सुबह से ही लगातार महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर लगातार रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उपचुनाव की 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। आपको बता दें कि मीरापुर में आरएलडी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर चल रही है, और इसी के साथ में मजवा की सीट पर बीएसपी के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फूलपुर से जबरदस्त दावेदारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर पीडीए गठबंधन मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। मुलायम सिंह परिवार के दामाद पर बीजेपी ने करहल विधानसभा से दांव लगाया है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी से 2 कदम आगे चल रही है, और इसीलिए परिवार की ये सीट वापस से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, इसमें कोई दोरा नहीं है। और जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि 9 में से कम 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में है। आप लोग लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि कौन-कौन सी सीट पर इंडिया अलायंस के लोग आगे चल रहे हैं। इसके साथ में 288 सीटों पर लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं। झारखंड में 81 सीटों पर भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। केरल, महाराष्ट्र समेत कई सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं दोस्तों। नांदेड़ और वायनाड में लोकसभा उपचुनाव हुए थे। यहाँ पर एक जगह वायनाड से प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हुई है, तो पहली बार उनके सांसद बनने की खबर जल्द सामने आने वाली है। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को एक्टिव कर दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, इसके लिए पार्टी की ओर से आज मतगणना के रिजल्ट आने से पहले बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, और जी परमेश्वर कर्नाटका के गृह मंत्री, इनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी मतगणना के बाद जो अंतिम रिजल्ट आएंगे, विधायकों को एकजुट करना, नेता चुनना और अलायंस के लोगों से बात करना, और उसके बाद निर्दलियों का समर्थन जुटाना, ये सारे काम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर के होने वाले हैं। जी परमेश्वर क्योंकि कर्नाटका के गृह मंत्री भी है, तो और कर्नाटका महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है दोस्तों। ऐसे में सरकार बनाने की किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इकाई पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। साथ साथ झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 3 दिग्गज नेता मैदान में उतारे हैं। यहाँ पर तेलंगाना के डेप्यूटी मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी को मैदान में उतारा गया है। उनके साथ तारिक अनवर और कृष्ण अलावरू को जिम्मेदारी दी गई है। तीनों के तीनों झारखंड में देखेंगे कि किस तरीके से अलायंस बनाना है और कैसे मुख्यमंत्री को नियुक्त करना है, और चुनाव के जो ट्रेंड है वो किस तरीके के है, और इसके बाद आला कमान को पूरे मामले पर रिपोर्ट की जाएगी दोस्तों। कुल मिलाकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं एक से एक दिग्गज नेता। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 3 नेताओं के बड़े ग्रुप को सत्ता के संघर्ष में मैदान में उतार दिया है दोस्तों। सबका काम है सरकार बनाने का। देखते हैं कौन आगे लीड लेता है और कौन बाजी मारता है। साथ साथ नाना पटोले एक बड़ा दावा करते हुए बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई समीकरण बन जाए जिससे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे सपोर्ट करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एकनाथ शिंदे से कांग्रेस पार्टी ने संपर्क साधा है। नाना पटोले ने बताया है कि एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों। राज्य के अंदर सरकार बनाने को लेकर एक जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। शिंदे को संपर्क में लेने का मतलब ही यही है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर दावेदारी को और मजबूत करना। और अगर गलती से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती है और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ेगी, तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार कब पलटी मारेंगे बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। और इसी पूरे खेल को देखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 बड़े नेता को मैदान में उतार रखा है। इसके साथ में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनाने की स्थिति बनेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर विधायकों को एकजुट करने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने एयरलिफ्ट की रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता विजय वेट्टीवार ने सभी विधायकों से संपर्क करने और हवाई सफारी करने की जिम्मेदारी संभाल ली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा है कि आप लोग सारे विधायक से बात करिए, जो चुनाव जीते उसको सबको हवाई सफारी कराते हुए मुंबई में इकट्ठा करिए, ताकि वहां पर नेता चुना जा सके और अगली सरकार बनाने की रणनीति को एग्जीक्यूट किया जा सके। नतीजों के बाद राज्य में फिर से विधायकों की तोड़फोड़ ना की जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ख्याल रखते हुए अपने विधायकों को एकजुट करने का फैसला लिया है। कई सारे कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क साधने की कोशिश कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह एहतियात बरता है दोस्तों। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अडानी समूह द्वारा उड़ीसा
उड़ीसा के अंदर गंधमर्दन पहाड़ियों के पास जमीन खरीदने के बाद बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भाजपा सरकार पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2023 में जब बीजेडी की सरकार थी तब ये क्षेत्र अडानी को दे दिया गया था, तो अब बीजेडी से भी सवाल पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों अडानी के द्वारा कई सारे देश के सरकारों को पैसा पहुंचाया गया है सोलर प्रोजेक्ट लेने के लिए और कई जगह भूमि भी खरीदी गई है। सवाल यह है कि जो इको सेंसिटिव एरिया है वहां पर अडानी को जमीन खरीदने की इजाजत किसने दी है। इसके साथ में मणिपुर में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों की पोल खोल दी है। पूर्व उपराज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि पता नहीं प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, हमने प्रधानमंत्री ऑफिस को कई बार अनुरोध किया था, यानी मणिपुर के गवर्नर की ओर से बार बार प्रधानमंत्री के ऑफिस को लेटर लिखकर कहा गया था कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की एक यात्रा मणिपुर में होनी चाहिए ताकि लोगों के बीच में विश्वास जन्मे कि देश का प्रधानमंत्री उनका ख्याल रखता है और उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया, जिससे साफ क्लियर कर मैसेज चला गया है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को राज्य में शासन में रखना चाहती है और अब पूर्व राज्यपाल ने भी इसी तरीके का बयान देकर भाजपा पूरे इकोसिस्टम को घेर लिया है। दोस्तों शासक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मणिपुर संकट पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को नमस्कार करते हुए लिखा कि इस साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के हिंसा के मुद्दे पर बात कर रहे थे तब आपने और आपकी पार्टी ने जिस तरीके से सदन से बाहर निकलकर इस मुद्दे को अनदेखा किया वह मेरे लिए हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि दोस्तों नरेंद्र मोदी को क्या आप लोगों ने कभी मणिपुर पर खुलकर बोलते हुए सुना है। भाजपा के नेता के दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जुटाएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के सारे दिल्ली के एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर AQI बहुत बुरी स्थिति में है दोस्तों, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इतनी बुरी स्थिति है कि लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने अब दिल्ली के पॉल्यूशन का बड़ा मुद्दा उठाया है। दोस्तों उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी दिल्ली के पॉल्यूशन पर चर्चा करते हुए भाजपा सरकार की पोल खोलते हैं। दिल्ली और उत्तर भारत के अंदर बढ़ते प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने डेडिकेटेड वीडियो जारी किया है। इसी के साथ में अडानी जगन मामले में सख्त एक्शन लेगी आंध्र प्रदेश की सरकार, विधानसभा में बोले चंद्रबाबू नायडू। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो क्या चंद्रबाबू नायडू कभी ऐसा कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। वैसे भी मोदी और चंद्रबाबू का गठबंधन हो रखा है और मोदी कभी अडानी पर कोई एक्शन ले नहीं सकते, तो चंद्रबाबू नायडू को भी एक्शन नहीं लेने देंगे। चंद्रबाबू नायडू केवल जगन मोहन को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अडानी जगन मोहन के मामले पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार देश में चल रही है और इसे चलाने वाला कौन है सबको पता है। साथ मुख्यमंत्री पद के लिए एनसीपी के नेता अजित पवार ने दावेदारी ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के एक और नेता ने खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल है उनको जितने को 2, 4, 5 विधायक मिलेंगे वो सारे के सारे मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। अजित पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखते हैं आज शाम तक किस तरीके के समीकरण निकलकर सामने आएंगे। दोस्तों साथ साथ अरबपति कारोबारी गौतम अडानी से जुड़े मामले में अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट जारी किया गया, इसकी पुष्टि हो गई है। अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर इस वारंट को अनसील कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और अमेरिकी अदालत ने उसे खोल भी दिया है। दोस्तों वारंट को इसलिए खोला गया है ताकि विदेशी कानूनों के तहत दस्तावेज मुहैया करा के अब अडानी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, यानी अब अमेरिका की सरकार को वारंट दिया जाएगा। अमेरिका की सरकार भारत सरकार से बातचीत करेगी और फिर अडानी की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर अब प्रत्यर्पण का काम शुरू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि प्रत्यर्पण होगा अडानी का और उसकी गिरफ्तारी भारत में होकर सरकार अमेरिका को अडानी को सौंपेगी? ऐसा आपको लगता है दूर दूर तक होने वाला है, क्योंकि अडानी के भरोसे ही कुछ लोग सरकार चला रहे हैं और ऐसे में एक बात तो तय है कि अमेरिका के द्वारा यह दबाव जरूर बनाया जाएगा कि अडानी की गिरफ्तारी करवाई जाए, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट का आदेश आया है और आदेश को पालन करवाना सरकार का काम है, अमेरिका की सरकार का काम है। और अमेरिका की सरकार क्योंकि भारत सरकार के साथ कई सारे करार में है, कई सारे उन्होंने संधियां साइन कर रखी है, तो फिर अडानी को लेकर दबाव भी बनाया जाएगा। देखते हैं अडानी को गिरफ्तार किया जाता है या फिर भारत के अंदर फिर से अंधभक्त अडानी को बचाने के लिए सारे ताकत लगा देंगे। साथ साथ दोस्तों हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। राजधानी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है, AQI 373 तक पहुंच गया है, यानी काफी खराब शिरडी में एयर क्वालिटी है और इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी है और दिल्ली सरकार को ही फटकार इस मामले पर लगाई गई है। सवाल यह है कि पॉल्यूशन एक इंटर स्टेट मामला है, यानी कई सारे राज्यों का मामला है, तो फिर मोदी की केंद्र सरकार इस पर कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाती है? दोस्तों सारा ठीकरा अरविंद केजरीवाल जो एक छोटे से क्षेत्र दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री है और वो भी फुल पावर नहीं है उनके पास। आपकी क्या राय है दोस्तों इस तरीके की टिप्पणी को लेकर? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर यह पूरा मामला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी
आरोपी बनाया गया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी ईडी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। तुषार मेहता ने यह जानकारी दी है। मोदी सरकार के वकील ने यह जानकारी दी है। साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव से संबंधित फीडबैक लेने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, अब हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि जब तक एक एक वोट काउंट नहीं हो जाता तब तक हम लोग मतगणना स्थल नहीं छोड़ेंगे और सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। 23 नवंबर तक हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। यानी आज पूरे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को डटे रहना है, अड़े रहना है। और झारखंड से ही सटा राज्य बिहार है, जहां पर आप लोगों ने देखा था दोस्तों कैसे 2020 के चुनाव में झोलमोल किया गया था। अंत में आकर 10 सीटों पर अचानक से नतीजे बदल गए थे और काफी कम अंतर से चुनाव में इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए एक साफ स्पष्ट मैसेज है कि आप लोगों को जब तक अंतिम वोट नहीं काउंट होता तब तक मतगणना केंद्र नहीं छोड़ना है और जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही आना है। यानी कई बार सर्टिफिकेट देने में कोताही बरती जाती है और बाद में नतीजे को अलग तरीके से बदल दिया जाता है। साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सचेत है। बीजेपी ने जीते हुए विधायकों को मुंबई लाने का इंतजाम किया है। बीजेपी ने 5 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर प्लेन तैयार करवाए हैं। महाराष्ट्र में आज जब शाम तक अंतिम रिजल्ट सामने आ जाएंगे दोस्तों, उसके बाद विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह हर पार्टी के लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। बीजेपी ने इसके लिए हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन की भी तैयारी कर रखी है। साथ साथ पायलट बोले, कहा महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर फैसला 1-2 दिन में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लोग कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी इसीलिए पहले से ही विधायकों की बैठक की तैयारी करवा रही है दोस्तों। इसके लिए विधायकों को एकजुट भी किया जा रहा है। और सचिन पायलट क्योंकि कई सारी सभा कर आए हैं महाराष्ट्र में, तो उनके पास एक फीडबैक होगा कि जमीन से किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह था। साथ साथ दोस्तों बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र के अंदर पड़े वोटरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है दोस्तों। महाराष्ट्र को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से वोट परसेंटेज में इजाफा किया है। जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार महाराष्ट्र के अंदर पहले वोटिंग परसेंटेज 65.11% से बढ़ाकर अब 66.05% कर दी गई है। यानी एक ही रात में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। इसके बाद राजू पार्लूकर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने पूछा है सवाल कि कहां से अचानक रातों रात ये 0.94% अधिक वोटर आ गए हैं। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के इतने दिन बीतने के बावजूद अभी तक केवल लगभग के आसपास का आंकड़ा दे रही है। उनके पास टोटल नंबर ऑफ वोटर की संख्या नहीं आई है, कितने लोगों ने वोट डाला है। और लगातार ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना कई सारे सवालों को जन्म देता है दोस्तों। ऐसा ही हम लोगों ने हरियाणा के अंदर भी देखा था। आपकी क्या राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना टाइम लगा रहा है, इससे लोगों का विश्वास क्या धूमिल नहीं होगा दोस्तों? लोग फिर सवाल उठाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले बोलेंगे कि झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने दिन बीतने के बाद भी एक तो लगभग के आसपास का आंकड़ा दे रहा है। कभी वो खुलकर नहीं बोलते कि हमने इतने वोटिंग के बाद ये आंकड़ा जारी कर दिया है, ये फाइनल आंकड़ा है, इससे एक भी नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, यही अंतिम वोटिंग परसेंटेज है। इसे बार बार क्यों बदला जा रहा है दोस्तों? इससे सवाल जरूर खड़े होते हैं। और क्योंकि चुनाव होने के 2 दिन तक भी लगातार आंकड़े में बदलाव कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कहा हमारे देश के अंदर $1 की कीमत 84 रुपए पहुंच गई है। मोदी के शासनकाल में भारत का रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि लगातार हमारा रुपया मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी इससे पहले कहा करते थे रुपया भारत की प्रतिष्ठा होती है और रुपये का डॉलर के बराबरी में गिरने का मतलब होता है कि ये सरकार का अपमान है, भारत की प्रतिष्ठा का गिरना होता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ये जो लगातार डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है, क्या भारत की प्रतिष्ठा अब नहीं गिर रही है? 2014 के मोदी 2024 के मोदी के कट्टर विरोधी कहे जा सकते हैं दोस्तों। आप लोग दोनों पुराने मोदी और अभी के मोदी के बयानों को एक साथ रख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को धोखा दिया, भ्रष्टाचार, काला धन, इन सारी बातों को लेकर अब बाद में आकर बटेंगे तो कटेंगे करने लगे हैं। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय मेडिकोज संगठन भारत ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी से माफी की मांग की है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन भारत ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के द्वारा चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन पर टिप्पणी को लेकर निराशा व्यक्त की है। इस टिप्पणी में राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन को लेकर मेमोरी लॉस वाली टिप्पणी की थी। इसे लेकर संगठन के लोग नाराज है। राहुल गांधी पर जो बिडेन की संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव क्षमताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। देखते हैं राहुल गांधी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है दोस्तों। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। सासा मणिपुर के अंदर एक मंत्री ने भीड़ के हमले से बचने के लिए इम्फाल पूर्व के स्थित अपने पैतृक गांव में चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ लगा दी है और लोहे का जाल तैयार करवाया गया है। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए अस्थायी बंकर की व्यवस्था की गई है। मणिपुर के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंद्रो मेती के खुर्रई स्थित पैतृक आवास पर 16 नवंबर को भीड़ ने हमला कर दिया था। मंत्री ने बताया कि पिछले साल 3 मई को हुए हमले के बाद 16 नवंबर को उनकी संपत्ति पर हमला हुआ। अब मेरे घर के चारों तरफ कांटेदार तार की बाड़ लगाना, उसे लोहे के जाल से सुरक्षित करने का मैंने फैसला लिया है। ये बयान वो दे रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में नाराजगी है और ऐसे में बीजेपी के नेता को लग रहा है कि वो अपने घर को चारों तरफ से घेर लेंगे तो उन्हें आगे
आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों लोगों में जबरदस्त तरीके की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बीजेपी का शासन मणिपुर में चल रहा है, इसके बावजूद लोगों को अपने जान और माल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसीलिए लोग जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेताओं के घर तक में घुस जाते हैं। इसके बाद अब भाजपा और उसके समर्थक बचने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि अगर लोगों का गुस्सा सच में उनको कंट्रोल करना है तो फिर लोगों से बात करिए और मणिपुर के समस्या का समाधान करिए। सरकार के पास पूरी ताकत है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास। क्या आपको लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के हालात को सॉल्व कर पाएगी? बीजेपी से अब तक तो हालात सॉल्व नहीं हुए, आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा खुलासा किया है सिलसिलेवार तरीके से। उन्होंने इससे पहले अडानी पर लगे आरोप पर निशाना साधा, तब वो कहते हैं कि अडानी अपना घर स्विट्जरलैंड में बना रहा है, यानी जमकर पैसा कमाने के बाद वो भारत छोड़ने की तैयारी में है। वो धीरे धीरे विदेश में अपना सारा पैसा जमा कर देगा और फिर भारत से शिफ्ट हो जाएगा। सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई अडानी भारत छोड़ने की कोशिश कर रहा है? और अगर अडानी ऐसा करता है दोस्तों तो आप लोग जानते हैं कि किसको तगड़ा झटका लगेगा। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री से 1000 गुना बेहतर है सीएम आतिशी। केजरीवाल पर दिल्ली के एलजी ने तंज कसा है दोस्तों। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में तल्खियां उजागर हो गई है। सरकारी फाइलों और विकास प्राधिकरण को लेकर ज्यादातर लोगों में आमना सामना देखने को मिल रहा है। ऐसे में एलजी सक्सेना ने IGDTUW में भाषण देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, और इसके बाद वो तारीफ करते हुए कई बातें बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना ज्यादा बेहतर अभी के सीएम को बता रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के अभी की नेत्री और सीएम आतिशी की तारीफ कर रहे हैं। एलजी ऐसा लग रहा है कि एलजी जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी के अंदर आपस में विवाद खड़ा हो जाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी कई सारे नेताओं को एक साथ ना रख पाए और कई नेता उनको छोड़कर चले जाए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी आम आदमी पार्टी छोड़कर, और अब मुख्यमंत्री आतिशी को भी अपने साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एलजी इस तरीके से तारीफ करना, आतिशी की और अरविंद केजरीवाल की आलोचना करना इसी और संकेत देता है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस उनकी सरकार का हिस्सा नहीं है। इस साल हुए चुनाव में 370 को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारत के राज्यों में कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी 370 धारा का समर्थन नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को 370 का समर्थन कश्मीर और घाटी में करना पड़ता है, लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिससे बुरी तरीके से पहले तो फंस गए उमर अब्दुल्ला फिर, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी केवल हमको सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है सरकार बनाने में या फिर सरकार के किसी बड़े ओहदे पर। तो कह सकते हैं कि एनसी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस केवल चुनाव तक है कि अंडरस्टैंडिंग थी। 370 को लेकर भी आपस में अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि 370 का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी या ऐसा कुछ। जब सवाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो एकदम सही है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी पर 370 के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में करारा जवाब भाजपा के लोगों को दिया है। देखते हैं महाराष्ट्र में इसका कैसा असर देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा झाड़ू चलने वाली है और बड़े बड़े नेता चुनाव हारने वाले हैं? शासन महायुति उम्मीदवारों को 50 से 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है। संजय राउत ने बड़े आरोप लगाते हुए बोले, कहा जिन्हें जीत का भरोसा नहीं वो लोग अब पैसा बांटकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने क्योंकि उनको मैंडेट नहीं दिया है तो जीत भी उनकी नहीं होगी। हम लोग पूरी तरीके से सचेत है। महायुति के उम्मीदवारों को 50-50 करोड़ रुपए दिए जाने का आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खां की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंधमारी की गई है। ऑफिस में 2 संदिग्ध के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक चैट पकड़ी गई है दोस्तों। मुंबई पुलिस ने पूरे मामले पर हरकत में आते हुए कई लोगों को और गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस के नेता नसीम खां के दफ्तर में 2 संदिग्ध लोग मिले हैं। इन संदिग्धों के मोबाइल फोन में कुछ आपत्तिजनक चैट मिली है। सूत्रों ने बताया है कि चैट में खान से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की गई है, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खां की जान को खतरा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है जो रेकी करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बड़े गैंग से जुड़े हुए ये लोग हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसका जवाब तो मीडिया वाले ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई, उसके बाद सलमान खान को बार बार धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर आ ही जाती है दोस्तों। इसी के साथ में ऑफिस में 2 संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद ये विवाद लगातार जारी है। साथ साथ अंदर ही अंदर भर रहा है लावा, किसी दिन फट जाएगा ज्वालामुखी। तौकीर रजा ने मुसलमानों को लेकर ये बयान दिया है दोस्तों। तौकीर रजा ने कहा कि भले ही पुलिस अनुमति नहीं देती हो, लेकिन हम रामलीला मैदान जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काने वाला बयान देते हुए कहा कि अंदर ही अंदर जो लावा भर रखा है वो किसी भी सूरत से निकलने की कोशिश कर रहा है, वरना किसी दिन यह ज्वालामुखी बनकर फटेगा। तौकीर रजा की ओर से कही गई इन बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि वक्त संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से नया बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। पार्लियामेंट के सामने बिल पेश होगा दोस्तों और इसके बाद जोरदार विवाद हो सकता है, क्योंकि आज जो नतीजा आएंगे उस पर निर्भर करेगा कि 25 तारीख को पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें किस तरीके का ट्रेंड होगा और क्या सबसे पहला कानून वक्त संशोधन बिल को लेकर ही आएगा। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक इसी
तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का धन्यवाद। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर 288 में से किस तरीके के नतीजे होंगे, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में कहां कौन सी पार्टी लीड में है और कौन सी पार्टी पिछड़ रही है। आप लोग जुड़े रहे, इसीलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।